अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टडी करना है वो है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिडक्शन तक पढ़ लिया था, एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, ये तीन चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ थ्योरी? ठीक है, when a hypothesis is given a repeated exposure to experimentation and is not falsified, it increases biologists confidence in hypothesis. हाइपोथेसिस बना था, ठीक है, उसके बाद डिडक्शन हुई, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन हुई। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद भी अगर कोई हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ और फाल्सिफाई उसको कोई नहीं कर सका, तो इसमें इस जो हाइपोथेसिस जिस बंदे ने बनाया है या बायोलॉजिस्ट ने बनाया है, उसका कॉन्फिडेंस उस हाइपोथेसिस पे और पक्का हो जाता है कि अब तो इसको वाकई कोई फॉल्सिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो चुका है। ठीक है, सच वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस मे बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस व्हिच आर गेन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन रिजल्ट्स। अच्छा, एक थ्योरी और हाइपोथेसिस की ये क्वालिटी होती है, बल्कि होनी चाहिए कि हम लोगों ने इस हाइपोथेसिस के मेरिट्स के अंदर भी ये पढ़ा था कि हाइपोथेसिस इस तरह का होना चाहिए कि उससे हम लोग फर्दर हाइपोथेसिस बना सकें। ठीक है, मतलब अगर हम उसको डिस्कस करें तो हम मज़ीद उससे ऐसी चीज़ें बना सकें जो कि हमारे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो जब इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हुई और एक हाइपोथेसिस से फर्दर हाइपोथेसिस बनते गए और सारे के सारे हाइपोथेसिस सही साबित हो गए एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से, तो फिर क्या होता है कि इट्स मीन कि उस हाइपोथेसिस ने काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग के बाद, उसको इतने एक्सपेरिमेंटेशन के बाद गुजारा है, तो एट दी एंड वो हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाती है। उसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के बाद भी सही साबित हो जाए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड थ्योरीज। नेक्स्ट है लॉ और प्रिंसिपल। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और ये नेचर से ज़्यादा बिलोंग करती है। ठीक है, तो इसके अंदर ज़्यादा लॉ और प्रिंसिपल्स नहीं होते एज़ कम्पेयर टू इफ़ वी टॉक अबाउट द केमिस्ट्री और फिज़िक्स। ठीक है, प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। जब हम लोग प्रोडक्टिव थ्योरी की बात करें, प्रोडक्टिव थ्योरी का मतलब ये होता है कि एक थ्योरी है, हम उससे मज़ीद थ्योरीज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा हाइपोथेसिस बन रहे होते हैं, टेस्टिंग हो रही होती है, एक्सपेरिमेंटेशन हो रही होती है। ठीक है, जब और फिर क्या होता है कि एक बायोलॉजिस्ट ने काम किया है ना, तो दूसरे बायोलॉजिस्ट करते क्या है कि वो इसको एज ए चैलेंज लेते हैं और वो ये कोशिश करते रहते हैं कि दूसरे बंदे की थ्योरी या फिर हाइपोथेसिस किसी ना किसी तरह से गलत साबित हो जाए। ठीक है, वो उसको डिसप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर थ्योरी, ये सारी जो डाउटफुल अप्रोच है और फिर जितनी भी ये टेस्ट वगैरह उस पर पूरा उतर जाए और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पर भी वो पूरा उतर जाए, तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाता है? लॉ या प्रिंसिपल। ठीक है, और लॉ या प्रिंसिपल एक ऐसी चीज़ होती है दैट इज़ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। मतलब ये है कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो एक लॉ बन गया है। ठीक है, या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। अब बायोलॉजी के अंदर कुछ लॉज हैं, उसमें एग्जांपल्स हैं हार्डी-वेनबर्ग लॉ या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हम लोग दो लॉज पढ़ते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये कुछ इस तरह के लॉज होते हैं बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। ठीक है, अब प्रिंसिपल तक एक तरह से हमारा बायोलॉजिकल मेथड जो मेन चीज़ थी वो कवर होगी। लेकिन अब जितना हम लोगों ने काम कर लिया है, ठीक है, तो हम लोगों ने अब ये तो नहीं कि हमने इतना काम किया, इतने महीने एक चीज़ पे रिसर्च की, और कुछ लोग तो सालों के साल भी रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इतनी रिसर्च के बाद हम ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि अपने डाटा को ज़ाया होने दें। फिर हम क्या करते हैं कि अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको एनालाइज प्रॉपर करने के लिए। ठीक है, डाटा ऑर्गेनाइज एंड डाटा एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द information such as names, dates और values made from the observations and experimentation। ठीक है, डाटा होता क्या है? ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमें एज एक्सपेरिमेंटेशन के नतीजे में मिलती है, या फिर जो हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं उसके नतीजे में मिलती है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़। ठीक है, in order to formulate and then to test hypothesis, scientists collect and organize data। हमने जो भी स्टेप करना है तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डाटा ज़रूर नोट करना होता है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग पहला स्टेप क्या था? ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम अगर उसको नोट नहीं करेंगे या डाटा को अपने पास सेव नहीं रखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हमें पीछे क्या ऑब्जर्व किया है, ठीक है। उसी से फर्दर हम लोगों ने सारा अपना जो बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स जो है वो फुलफिल करने होते हैं। Prior to conducting an experiment, it is very important for a scientist to describe data collection methods. अब डाटा को जो कलेक्ट करना होता है उसको भी डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से हम लोग कर सकते हैं। इससे होता क्या है, ये एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी को इंश्योर करता है। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफिक्स, ग्राफ्स बने होते हैं अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो वो भी एक फॉर्म है डाटा ऑर्गेनाइजेशन की। टेबल्स बने होते हैं, फ्लो चार्ट्स बने होते हैं, मैप्स होते हैं या फिर डायग्राम्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये डाटा कलेक्शन की टाइप्स हैं। इन फॉर्म्स के अंदर हम लोग डाटा को कलेक्ट करके अपने पास सेव रख सकते हैं। डाटा एनालिसिस, अब इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप लोगों ने मैथ्स के अंदर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं निस्बत और तनासुब, ठीक है, उर्दू में हम लोग इसको बोलते हैं। अब क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज़ एक्सपेरिमेंटली उसको डिसप्रूव करना है या प्रूव करना है तो ये स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम लोग करते हैं। एक्चुअली ये होते क्या है कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हम लोग अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के अंदर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके अंदर अपने डाटा की सारी वैल्यूज़ और नंबर्स जो होते हैं वो पुट कर देते हैं। फिर क्या होता है कि उससे हमें हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। आप लोग जब बीएस करोगे या आगे ग्रेजुएशन करोगे या फिर एमफिल तक जाओगे, ठीक है, तब आप लोगों को ये चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि आप लोगों का वहाँ पे स्टडी का हिस्सा होता है पूरा बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी करना या पूरी एक रिसर्च करना। उस वक्त आपको पता चलेगा कि ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पे दो छोटी सी एग्जांपल्स दी हुई है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। When a relation between two numbers a and b is expressed in the terms of quotient, ठीक है, it is called the ratio of one number to the other, ठीक है। जब हम लोग दो नंबर्स की दरमियान रेशियो फाइंड करना चाहते हैं तो हम जब उसको क्वोशंट की फॉर्म में लिखते हैं, a ओवर b की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं एक नंबर की दूसरे नंबर के साथ हम लोग रेशो निकाल रहे हैं। रेशो में भी एक्सप्रेस बाय पुटिंग अ डिवीजन साइन और अ कॉलन मार्क बिटवीन द टू नंबर्स। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए है, ए इज़ अ नंबर, उसको अगर हम लोगों ने बी के साथ उसकी रेशो निकालनी है तो हम लोग या फिर दरमियान में डिवीजन का साइन डालेंगे या फिर ये दो डॉट्स जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलन, ये साइन डालेंगे तो हम ये कहेंगे, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ए रेशो बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रेशियो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज़ 1:3। अगर आप लोग 50/150 लिखें और उसको डिवाइड करें, ठीक है, तो रेशो निकलती है 1:3, ठीक है। उसको काटेंगे तो जैसे 5 1s are 5 and 5 3s are 15, ठीक है। तो इस तरह से 1:3 जो है 0 0 के साथ कट जाएगा। अगर आप लोग इसको मैथमेटिकली अपने रजिस्टर्स पर लिखें तो ये इस तरह से बनेगा और इसकी रेशो निकलेगी 1:3। उसके बाद आ जाती है प्रोपोर्शंस, ठीक है। प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशियोज। अब प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब हम दो इक्वल रेशियोज को ज्वाइन करते हैं, वो क्या था, वो सिर्फ दो नंबर्स को आपस में हम लोगों ने उसकी रेशियो निकालनी थी। इसमें क्या है कि दो इक्वल रेशियोज को जब हम लोगों ने ज्वाइन करना है, ठीक है, तो दरमियान में इक्वेलिटी का साइन आता है, तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए रेशो बी है, ये एक रेशो हो गई ना, अब हमने इसको किसी दूसरी रेशो के साथ ज्वाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल सी रेशो डी, दो रेशोज आ गई हमारे पास, ए रेशो बी और सी रेशो डी। इन दोनों को ज्वाइन करना है किस साइन से, बाय द साइन ऑफ इक्वेलिटी। तो दरमियान में हम लोग क्या लिख लेंगे, इक्वेलिटी का साइन, और ये साइन इसी को हम लोग कहते हैं ये प्रोपोर्शन है बिटवीन टू रेशोज, ठीक है। दिस प्रोपोर्शन में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, ये जो आप लोगों ने अब ये नीचे वाली लाइन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ए रेशो बी दरमियान में 4 डॉट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, साथ लिखा हुआ है सी रेशो डी। तो ये जो 4 डॉट्स होते हैं इसके ज़रिए भी हम लोग प्रोपोर्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती हैं। When 3 values in a proportion are known, the fourth one can be calculated. ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हमारे पास होंगी तो चौथी को हम लोग खुद फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग एक्स का नाम दे देते हैं क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर सपोज्ड वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स इज़ अ सपोज्ड वैल्यू, और उसके बाद अगर हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है तो हम लोग डी की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं।
For example, a biologist can calculate how many birds will get malaria when he allows infected mosquito to bite 100 healthy persons. अब देखें उन्होंने कहा कि कितने जो है बर्ड्स को मलेरिया होगा अगर वो जो है बाइट करेगा 100 हेल्दी पर्सनस को इन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो हम इस तरह तो नहीं ना एक्सपेरिमेंट कर सकते कि उन सारे हेल्दी स्पैरो 100 के 100 हेल्दी स्पैरोज को हम लोग बाइट करवाना शुरू कर दें, ठीक है। ये तो एक जैसी इम्पॉसिबल सी बात होती है। इसके लिए हम लोग अपनी रेशो या फिर प्रोपोर्शन के ज़रिए से हम लोग निकालते हैं। क्या करते हैं In the previous experiment, he noted that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows, 14 out of them got malaria. Now he uses the proportion rule. अब क्या हुआ था कि उसने जब किया 20 स्पैरोज को उसने बाइट करवाया और उसमें से 14 को मलेरिया हो गया था। यही रेशो रख के हम लोगों ने प्रपोर्शन निकाल लेनी है इसकी, ठीक है। मतलब ये कि 14:20, तो यहीं से हम लोगों ने प्रपोर्शन किस तरह से निकालनी है, लेट्स सी। देखें ये फर्स्ट रेशो जो हमारे पास थी वो क्या थी, 14:20। मतलब ये कि 20 को बाइट करवाया था और उसमें से 14 को मलेरिया हो गया। सेकंड क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है कि अगर हम लोग 100 को बाइट करवाएं तो फिर कितने जो है उसमें से पेशेंट्स मलेरियल पेशेंट्स निकलेंगे, ठीक है। 20 को करवाया तो उसमें से 14 निकले, ठीक है। अगर हमने अब 100 को करवाएं तो फिर क्या निकलेंगे, ये देखिए उसकी जगह पे x लिखा हुआ है। इट्स मीन कि वो वाली वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। आप लोग इसकी राइट हैंड साइड पे देखें तो प्रोपोर्शनी उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि 14:20 दरम्यान में प्रोपोर्शन का साइन है और फिर x:100 लिखा हुआ है क्योंकि हमने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको अगर हम लोग क्वोशंट की फॉर्म में लिखें, जैसे हम लोगों ने रेशो को पीछे लिखा था कि 14/20 एंड x/100 ये लिखें तो फिर क्या होता है, ठीक है। डेफिनेटली x 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 जो है 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो x की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 70। इट्स मीन कि अगर हम लोगों ने 20 पेशेंट्स को हेल्दी बर्ड्स को बाइट करवाया तो उसमें से 14 को मलेरिया हुआ और अगर हम लोग 100 को करवाएं तो उसमें से 70 को मलेरिया होगा। इस तरह से रेशियो और प्रोपोर्शन काम करती है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। Statistics are thus a means of summarizing data through the calculation of mean value. This step is very important as it transforms raw data into information which can be used to summarize report results. अब ये क्या होता है कि हमारे पास डाटा तो आ जाता है लेकिन वो रफ डाटा होता है, वो पूरी तरह से हम उससे इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। तो जब हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करते हैं तो उससे हमें वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और डाटा जो रॉ फॉर्म में होता है वो पूरा इन्फॉर्मेटिव डाटा बन जाता है। अब एक और चीज़, मैथमेटिक्स किस तरह से काम करती है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके अंदर मैथमेटिक्स को भी हम यूज़ करते हैं। वो किस तरह से, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी स्टार्ट में जब हम लोग ब्रांचेस पढ़े थे तो उसके अंदर हम लोगों ने बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स पढ़ा था। तो अब वो यही चीज़ है कि बायो के अंदर किस तरह से मैथ को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूज्ड इंक्लूडिंग, अब वो कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम लोग मैथ को, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। जीन फाइंडिंग होगी, उसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, उसके बाद प्रोटीन इंटरेक्शंस हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज़ बेसिकली अ होल सब्जेक्ट, ठीक है, दैट रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। आज के लेक्चर में यही था कि किस तरह से हम लोग स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स को बायो के अंदर इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।